अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई। आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी। और आज आपने सारी चीजों को एक तरफ कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया। चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए। आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए। आरसीपी जी जाके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ लें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पुनः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और ये बात 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद 11 नवंबर 2020 को ऐसी एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं। और अब देखिएगा, अब यहाँ से इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। कई इनके जदयू के ही ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी बल्कि तथाकथित जो एनडीए गठबंधन वहाँ पर चल रहा है उसमें भी टूट होगी। और उसके बाद जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव बहुत जल्दी बिहार में होंगे और हम सब कहीं ना कहीं उसी की तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहाँ एक तरफ मेरा संकल्प है कि मेरे परिवार के लोगों ने जब मुझे अब धोखा दिया तो अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं है, तो एक तरफ जहाँ उनसे आशीर्वाद लेना मेरी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि भैया अभी गठबंधन में कौन है नहीं है, कौन साथ है कौन विरोध में है, मैं किसके साथ हूँ नहीं हूँ, बिना इस बात की चिंता किए हुए। क्योंकि समय फिर से कम है, जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस यात्रा के माध्यम से संगठन को भी कैसे मजबूती दी जाए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हनुमान ने तो अपनी भूमिका पूरी निभाई, अब राम ने क्या किया या क्या करेंगे या क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। भाई सब भविष्य के घर में है। मैंने तो बोला आज की तारीख में मेरी वो हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं या किसी से प्रश्न पूछूं। जब मेरे अपनों ने ही, मेरा भाई खुद, मेरे चाचा, जब उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे पूछूं कि भाई आप मेरे साथ नहीं है या आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? वो ऐसे नहीं है। आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि आप तेजस्वी या किसी दूसरे से गठबंधन करेंगे, आज की तारीख में ये प्राथमिकता नहीं है। चुनाव के वक्त ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं कि आप किसके साथ गठबंधन में है नहीं है। तो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा जिस दिन चुनाव आयोग, जिस दिन यहाँ की सरकार गिर जाएगी, जो कि जल्द गिरेगी, उस दिन इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भी भैया ऐसे जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कम अपने पार्टी के कार्यालय में ज्यादा समय देते हैं, वो खुद ही एक चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई हम लोग क्या बोलेंगे कि चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री खुद ही, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो खुद ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए। लव कुश समीकरण क्यों साध रहे हैं भैया? ये सारी चीजें आप चुनाव के वक्त करते हैं ना, समीकरण साधना, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्योंकि वो खुद आज नहीं तो कल वो अपना समर्थन खींचेंगे। और जिस तरीके से वो पलटी मारते रहे इससे पहले भी, कभी महागठबंधन के साथ, कभी मोदी जी के साथ, फिर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के नाम पर अलग होना, फिर महागठबंधन में जाना, फिर लालू जी को धोखा देना, ये करते रहेंगे और यही प्रैक्टिस। मैं बिल्कुल कल मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और कल मैं अपने गाँव भी जाऊँगा, शहरबन्नी भी मैं जाऊँगा और वहाँ पर जाकर उनसे भी, बड़ी माँ से भी आशीर्वाद लूँगा और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ, मेरा ये परिवार मेरे साथ है। जब एकदम अपने करीबियों ने आपको धोखा दिया, पर कई ऐसे और परिवार के लोग हैं मेरे जो आज की तारीख में, मेरे परिवार के कुछ नाराज़ लोग भी थे, मेरी सिस्टर और जीजा जी। मुझे खुशी है कि वो सब भी आज की तारीख में इस कठिन घड़ी में मेरे साथ खड़े। जो भी तस्वीरें या वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, एक बात स्पष्ट है कि एक अपार जन समर्थन आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी और जिस आशीर्वाद की उम्मीद से मैं निकला था, वो आशीर्वाद आज की तारीख में मुझे मिल रहा है। मैंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं मेरे अपनों ने जब मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने जब मेरी पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया, और वो सिर्फ मेरी पीठ पे नहीं, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। आज जो लोग कहते हैं कि वो अपने भैया के आदर्शों पे चल रहे हैं, दुख होता है मुझे कि ये वही व्यक्ति हैं जो कि उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय पर उंगली उठाते हैं। भले वो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, भले वो इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की बात हो, ये तमाम ऐसे निर्णय हैं जो हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने रहते रहते ही ये सारे फैसले
लेकर गए थे। पर उसके बावजूद जिस तरीके से ये लोग बार बार उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर उंगली उठाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से लोक जनशक्ति पार्टी का कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ होना है। हम लोग जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक सिर्फ 2019 के लोकसभा के चुनाव अगर आप छोड़ दें, वो भी इसीलिए क्योंकि 2014 में हम लोग का गठबंधन पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो चुका था। उसके बाद 15 के चुनाव में नीतीश जी साथ में नहीं थे, 14 के चुनाव में भी नहीं थे। रातों रात ये 19 वाले चुनाव में 2017 के आखिर में ये गठबंधन का हिस्सा बने। उस वक्त भी पापा सहज नहीं थे क्योंकि नीतीश जी की कार्यशैली से वो कभी संतुष्ट रहे ही नहीं। जिस व्यक्ति ने हमारी पार्टी को निरंतरता में तोड़ने का काम किया, आज पहली बार हमारी पार्टी थोड़ी तोड़ी गई है। 2005 में दोनों जो चुनाव हुए थे, फरवरी और नवंबर, सारे जीते हुए विधायक इन्होंने तोड़ने का काम किया, हमारे एमएलसीज को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को तोड़ने का काम किया और अब तो पार्टी के साथ साथ परिवार भी तोड़ने का काम किया। और यही कारण है कि पापा कभी भी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी इनके साथ मिलकर काम करने में सहज नहीं थे। 17 में भी वो परेशान थे, असहज थे। उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सबने मिलकर इस बात का आश्वासन दिया कि कोई ऐसी असहजता इस गठबंधन में आएगी नहीं। पर पुनः हम लोगों ने वही देखा कि लोकसभा के चुनाव में हमारे हर एक सांसद को, जितने सांसद आज इन लोगों के साथ गए हैं, हर एक सांसद को जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने हराने का प्रयास किया। भले वो खगड़िया में हो, भले वो नवादा में हो, हाजीपुर में हो, जहाँ पे भी, वैशाली में हो, समस्तीपुर में हो, निरंतरता में रोज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ये जानकारी हमारे मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को रोज़ ये जानकारी देते थे कि आपके लोग इस तरीके से गठबंधन विरोधी कार्य कर रहे हैं। और यही कारण भी रहा कि लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड और लोजपा में दूरियां आई, दुख मुझे इस बात का होता है कि जब हमारे नेता ही कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने में सहज नहीं थे, तो आज उनके निधन के बाद जिस तरीके से चाचा उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं, भाई ये वही व्यक्ति हैं, चाचा जी को ये याद रखने की ज़रूरत है, जिनसे पापा निरंतरता में परेशान थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन, आप जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं चाचा जी, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन एक ट्वीट तक करना ज़रूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम लोग कहीं पे जयंती समारोह कर रहे थे, कहीं पे प्रधानमंत्री ने इतना खूबसूरत ट्वीट किया, सब किया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। क्या इस तरीके के सम्मान की आप कल्पना करते हैं जिनकी गोद में आप जाकर बैठे हैं, हमारे नेता के आदर्शों की बात यहाँ पर कर रहे हैं? तो ये तमाम बातें चाचा जी को समझने की ज़रूरत है। आज जब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है तो उन्हें ये भी समझने की ज़रूरत है कि भैया अब तो आप भी उस डबल इंजन की सरकार में शामिल हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि भैया सुनिश्चित करें जो बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई एक व्यक्ति मुझे बिहारी यहाँ पर मिल जाए जो ये बोले कि भैया कोई भी कार्य हमारा बिना घूस के होता हो। कोई एक आदमी मिल जाए बोले कि हाँ भैया हमारा ये काम था, सरकारी था, हम गए टपाटप हो गया, या हम गए ऑनलाइन भरे हमारा काम हो गया। एक काम जो बिना घूस के होता हो। 7 निश्चय की इनकी एक योजना मुझे बता दें जो बिना घोटाले के, बिना भ्रष्टाचार के चल रही हो। और यही सारी बातें मैंने विधानसभा के चुनाव के दौरान भी यही सारी बातें उठाई थी और इसी का बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझसे ले रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई। आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी। और आज आपने सारी चीज़ों को एक तरफ कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया। चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए। आरसीपी जी जाके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पुनः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और ये बात 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद 11 नवंबर 2020 को ऐसी एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं।
और अब देखिएगा, अब यहाँ से इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। कई इनके जदयू के ही ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के भी संपर्क में। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी, बल्कि तथाकथित जो एनडीए गठबंधन वहाँ पर चल रहा है उसमें भी टूट होगी। और उसके बाद जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव बहुत जल्दी बिहार में होंगे और हम सब कहीं ना कहीं उसी की तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहाँ एक तरफ मेरा संकल्प है कि मेरे परिवार के लोगों ने जब मुझे अब धोखा दिया तो अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं है, तो एक तरफ जहाँ उनसे आशीर्वाद लेना मेरी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि भैया अभी गठबंधन में कौन है नहीं है, कौन साथ है कौन विरोध में है, मैं किसके साथ हूँ नहीं हूँ, बिना इस बात की चिंता किए हुए, क्योंकि समय फिर से कम है। जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस यात्रा के माध्यम से संगठन को भी कैसे मजबूती दी जाए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा अभी तक 3 जिलों से गुजर चुकी है। सबसे पहले हाजीपुर से मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही, वहाँ से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद हम लोग कल समस्तीपुर में थे और आज बेगूसराय में। आप सारे साथी या आप सबके सहयोगी कहीं ना कहीं आगे पीछे हम लोग के साथ इस यात्रा में शामिल रहे हैं, सम्मिलित रहे हैं। आप सबके पास भी वो वीडियो होंगे, तस्वीरें होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।